हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 में एंटर करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पहले वो दोनों लेक्चर देखना और थर्ड लेक्चर उसके बाद देखना, तो आप लोग को सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इससे मेरे को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए मैं रोज अच्छा अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ सकूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो अब आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, क्विक रिकैप करेंगे। ठीक है, हम लोग क्विक रिकैप कर लेंगे। मतलब लास्ट क्लास में हम लोग जो जो पढ़े हैं उसको रिकैप कर लेंगे। दूसरा हम लोग आज, ठीक है, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास वो तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो आज हम लोग मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में भी हम आप लोग को मोल कैलकुलेट करना ही सिखाए थे, लास्ट लेक्चर में भी वही सिखा रहे थे। आज उसको थोड़ा सा और फर्दर लेके चलेंगे और कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मोल कैलकुलेशन देखेंगे। मोल कैलकुलेशन, आखिर मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मोल कैलकुलेशन देखेंगे कहां पे, इन केस ऑफ एटम। तो आज हम लोग किसी भी एटम में मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूल में भी हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल का मोल कैलकुलेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं। देखो, आज के लेक्चर को समझने के लिए ये तुमको याद होना चाहिए एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा एटॉमिक मास किसको कहते हैं, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो वेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए दो यूनिट यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक यूनिट यूज कर सकते हो। आइदर आप एमयू यूज कर सकते हो या फिर यू यूज कर सकते हो। एमयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, जबकि यू का फुल फॉर्म जो होता है वो यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास किसको कहा जाता है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास किसको कहा जाता है, किसी भी एलिमेंट का एक मोल एटम का जो वेट होगा उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट जो होता है वो ग्राम होता है। उसके बाद ये हम लोग लास्ट क्लास में अच्छे से देखे थे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस यूनिट डिफर कर जाता है। ठीक है, एक का यूनिट एमयू होगा तो दूसरे का क्या होगा, ग्राम। इसी को लास्ट में हम नोट पॉइंट पे लिखे हैं, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास हैव सेम वैल्यू, जस्ट द डिफरेंस इज यूनिट। ठीक है, अब ये कैसे आया था ये हम पूरा डिटेल में प्रूफ करके बताए हुए थे। कहने का मतलब क्या है ना, जैसे अगर हम लोग एक प्यारा सा एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, एक हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का सिंबल है H। अगर इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछा जाए, इस हाइड्रोजन का क्या पूछा जाए आपसे, एटॉमिक मास, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, इसका ग्राम एटॉमिक मास। बच्चा अगर हम लोग एटॉमिक मास का बात करें तो इसका एटॉमिक मास बोलेंगे 1 mu, और अगर ग्राम एटॉमिक मास बोलना है तो हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम। ठीक है, तो एटॉमिक मास इसका होगा 1 mu, जबकि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 1 ग्राम। इसी बात को बोले कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, बस यूनिट डिफर करता है। वन इज रिटन इन एमयू एंड अनदर इज रिटन इन ग्राम। बात क्लियर है? ठीक है, अब ये कैसे आया था इसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हालांकि अगर हम रिकैप कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे भी हम देते हैं। अब वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आप लोग को क्या बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कौन से एटम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, तो कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट मेंशन किए थे कि मास ऑफ या फिर एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट is calculated with respect to C12,
किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो C12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। और ना जाने ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। आइदर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर कभी कभी ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कौन से एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया है, तो C12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एमयू और ग्राम के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है, तो एमयू और ग्राम के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा आता है। एक रिलेशन ये याद रखना है, 1 एमयू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 1 एमयू होता है 1/Na ग्राम के इक्वल। ठीक है, 1 एमयू जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। या फिर जब हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं ना बाबू, Na का वैल्यू, Na यानी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगाड्रो नंबर, और Na का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग देख चुके हैं। एवोगाड्रो नंबर किसको कहते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है 6.022 into 10⁻⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो जब Na के जगह में तुम 6.022 into 10⁻23 को रखोगे तो यहां से 1 एमयू का जो वैल्यू आता है वो किसके इक्वल आता है, तो ये आता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल। तो ये 1 एमयू का वैल्यू है। देखो ये जो हम बताए हैं 1 एमयू का रिलेशन 1/Na ग्राम और 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 एमयू जो होता है वो 1/Na ग्राम के इक्वल होता है या फिर 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। क्योंकि अभी हम क्विक रिकैप कर रहे हैं इसीलिए ये कैसे आया इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसे आया है तो ये सेकंड लेक्चर में आप लोग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हालांकि अगर इतना भी याद रहे तो काम चल जाएगा। तो 1 एमयू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/Na ग्राम के इक्वल, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू इसके इक्वल आता है। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 1/Na जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल। 1/Na जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल, ठीक है। अब देखो अगर हम यहां से एमयू और ग्राम के बीच का रिलेशन निकाल लिए तो हम लोग ग्राम और एमयू के बीच का भी तो रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब 1 एमयू में कितना ग्राम होता है ये अगर निकल गया है तो 1 ग्राम में कितना एमयू है ये भी तो निकाला जा सकता है। चलो ये जो इक्वेशन है इसी को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 एमयू। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, ये नंबर इधर आकर डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो चलो हम छोटा सा एक प्रॉब्लम बताते हैं जिससे तुम समझ सकते हो। 50 रुपीज में अगर आप लोग को 10 पेन मिल रहा है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 10 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, 50 रुपीज। तो 1 पेन का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 50 को किससे डिवाइड करना होगा, वो 10 से। यही यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को यहां पे लगाना है। 1 एमयू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। तो 1 ग्राम जो होगा वो कितने एमयू के इक्वल होगा, तो 1 ग्राम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 1/1.66 into 10⁻⁻24 एमयू के इक्वल होगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप लोग से पूछ ले 1 एमयू कितने ग्राम के इक्वल होता है, तो आइदर 1/Na ग्राम और 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम कितना एमयू का वैल्यू है, 1 एमयू का। अगर पूछा जाए 1 ग्राम में कितना एमयू होता है, तो 1.1/1.66 into 10⁻⁻24 एमयू होता है, ठीक है। अब इससे जो बात हम आप लोग को बोले हैं वो इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस यूनिट डिफर कर जाता है, ठीक है। अब वो समझाने से पहले हम वापस से एक छोटा सा पॉइंट को रिकैप कराते हैं। अभी जो पेन वाला एग्जांपल दिए थे तो हम क्या बोले, 10 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना रुपीस है, 50 रुपीस। तो 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा बाबू, 50/10, ठीक है। ये जो तुम्हारा सॉरी कॉस्ट निकला है वो कितना पेन का निकला है, तो 1 पेन का कॉस्ट निकला है। अब तुम सोचो अगर तुमको 20 पेन का कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, एक पेन का दाम यहां से कितना निकल रहा है, 5 रुपीस। तो 20 पेन का क्या करोगे, 5 into 20,
100 पेन का कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे 5 into 100। अब दैट मीन्स कैन वी से दैट, ठीक है, कि एक पेन का जो कॉस्ट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जितना पेन का कॉस्ट निकालना चाहते हैं। अगर 50 का निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसी बात को यहां से रिलेट कराएं, अगर 1 ग्राम में इतना एमयू होता है तो 10 ग्राम में कितना एमयू होगा, 10 को ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 50 ग्राम में कितना एमयू होगा तो 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है सॉरी, जितना भी ग्राम को आप लोग को एमयू में बदलना है उसको ये नंबर से तुमको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 50 को बदलना है तो ये नंबर 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 को बदलना है तो ये नंबर 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये चीज आराम से अब प्रूफ किया जा सकता है कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू बराबर होता है, बस यूनिट डिफर कर जाता है। अब एक बात बताओ, अगर हम मैग्नीशियम का बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का बात करेंगे, ठीक है बाबू। एटॉमिक मास का अगर बात करोगे तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है तो हम लोग बोलेंगे 24 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास का बात करोगे तो कितना होता है 24 ग्राम। क्या बात मेरा समझ आया, ठीक है, ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए। एटॉमिक मास होगा 24 AMU जबकि ग्राम एटॉमिक मास होगा 24 ग्राम। अब इसी को हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास बराबर ही आता है। देखो ग्राम एटॉमिक मास अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके आप लोग को जाएं, ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास किसको कह रहे थे, देखो तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल एटम का जो वेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कहने का मतलब यह है, अगर यहां पे हम बात करें कि अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास 24 ग्राम है, मतलब मैग्नीशियम का अगर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम लिया जाए, 1 मोल का मतलब उतना ही होता है, ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 मोल एटम का जो वेट होगा वो कितना ग्राम होगा, 24 ग्राम होगा। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 mg एटम वे कितना ग्राम बाबू, 24 ग्राम। क्योंकि 24 ग्राम मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास है और ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल एटम का ही वेट लिया जाता है। अगर इतना एटम का वेट 24 ग्राम है, ठीक है, तो 1 एटम, ठीक है, एटम ऑफ mg, यहां पे एटम छूट गया है, 1 एटम ऑफ mg वे कितना ग्राम, तो एक एटम ऑफ mg का वेट कितना हो जाएगा, देखो ना वही वाला कॉन्सेप्ट। 10 पेंसिल का दाम 50 रुपीज है तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 50/10। इतना एटम का वेट 24 ग्राम है तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 24 बाई क्या होगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा यूनिट नहीं भूलना है बाबू, ये तो नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। देखो यहां पे यूनिट क्या लेके चल रहे थे, ग्राम। यानी एक मैग्नीशियम एटम का वेट जो होगा वो 24/Na ग्राम के इक्वल होगा। Na क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को हम लोग Na ही बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो देखो तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो एक एटम का वेट तुमको मिल गया जो कि कितना है 24/Na ग्राम। जबकि हम आप लोग को बताएं कि जब भी एक एटम का वेट लिखना हो तो उसको एमयू में लिखना, तो क्यों ना इस 24/Na ग्राम को एमयू में बदला जाए और देखा जाए कि क्या 24/Na ग्राम 24 एमयू के इक्वल आता है। अगर आ गया, मतलब मेरा जो एजम्पशन था कि एक एटम का वेट और 1 मोल एटम का वेट का वैल्यू सेम होता है, बस यूनिट डिफर करता है, वो प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चा, अगर हम लोग बात करें तो 1 ग्राम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 1 ग्राम कितने एमयू के इक्वल होता है, 1/1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 एमयू के इक्वल होता है, ठीक। अब अगर तुमको 50 ग्राम को एमयू में चेंज करना है तो इस नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 ग्राम को एमयू में चेंज करना है तो इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमको कितना ग्राम को एमयू में चेंज करना है, तो 24/Na ग्राम को एमयू में चेंज करना है। यानी
ये नंबर को हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 इंटू 24 बाई क्या होगा Na, ठीक है। और अब इसका यूनिट क्या में आएगा AMU। अब जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब वो देखो 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 देखो किसके इक्वल होता है, ये हम बताए थे। 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 1 बाई Na के इक्वल है। तो क्या उसके जगह हम 1 बाई Na लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई Na, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई Na इंटू 24 बाई क्या हो जाएगा Na, और ब्रैकेट ही दे देते हैं, इसका यूनिट क्या होगा AMU। अब इतना आप लोग को पता होगा कि ये वाला जो है वो मेन डिवाइड है और इसके साथ 1 बाई Na डिवाइड में है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Na कहां चला जाएगा ऊपर, तो Na इंटू 24 बाई Na, ठीक है, और यहां पे यूनिट क्या होगा AMU। यहां से Na और Na कैंसल हो गया तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया 24 AMU, ठीक है। तो जब हम 24 बाई Na ग्राम को AMU में चेंज किए तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया 24 AMU के इक्वल। 24 बाई Na ग्राम कितना एटम का मास था, एक एटम का मास था, यानी 24 AMU भी कितना एटम का मास होगा, एक एटम का मास होगा। तो इस तरह से हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था कि एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू सेम होता है, वो हम लोग यहाँ पे प्रूव कर दिए, ठीक है। इसी को हम लास्ट क्लास में और डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए थे, ठीक है। हालांकि जल्दी से एक बार रिकैप दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम आप लोग को सिखाए थे मोल कैलकुलेट करने का, और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बताए थे। देखो किसी भी एटम का मोल को ओल्ड टर्म में बोला क्या जाता था, तो बोला जाता था नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसी को हम लोग मॉडर्न टर्म में मोल बोलते हैं, और सिंबल का बात करोगे तो इस तरह के एन सिंबल, भले एन बोलते हैं मगर इस सिंबल का नाम है ईटा। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने लोग क्या देखे थे, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय, नीचे में रखते थे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला था। जो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम उसी को बोला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या था गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब इस जगह पे एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम होता है, इसलिए गिवन मास का भी यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, ग्राम ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां से इसके बाद जैसे तुम मोल निकाल लिए, अब नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या था, मोल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मोल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। अब एक सवाल ये हो सकता है कि अगर गिवन मास ग्राम में ना हो तो क्या करना होगा, नहीं है तो उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। बिना बदले अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर गलत आएगा। ग्राम के अलावा कौन कौन सा यूनिट में दे सकता है, तो ग्राम के अलावा केजी में तुमको दिख सकता है, मिलीग्राम में देख सकता है, या माइक्रोग्राम में दिख सकता है। तो ये बात याद रखना कि 1 केजी जो होता है वो 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम के इक्वल होता है। 1 मिलीग्राम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होता है 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम, और 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 10 रेज टू द पावर -6 ग्राम, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट कन्वर्जन, ठीक। अब इसमें घबराने वाला बात नहीं है, आराम से देखो करना क्या है। अगर तुमको केजी को ग्राम में बदलना है ना तो सिंपली इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ काम नहीं करना है। 10 केजी को ग्राम में बदलना है तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, 10 मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 10 माइक्रोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये काम हम लोग करते हैं यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन देखे थे, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास में ये कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है, और ये पांचों क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग को सारा फॉर्मूला बताया हुआ है, लास्ट क्लास में भी हम लोग सारा काम किए थे, आज भी हम लोग रिकैप कर लिए। तो आपका काम क्या है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये सारा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। हम भी इसको सॉल्व करते हैं और देखना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। होप आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन दी फॉलोइंग।
अब वो देख, फिजिकल केमिस्ट्री का जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाए ना, तो कोशिश ये करना कि क्या दिया हुआ है और क्या बनाना है या क्या कैलकुलेट करना है, उसको एक जगह लिख लो, प्रॉब्लम कम होगा। क्योंकि आप लोग अभी नए नए 10th से 11th आए होंगे, ठीक है, तो 10th से 11 आने के बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन उल्कुलेशन आप लोग का कमजोर होता है। तो कोशिश ये करना ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करो, जैसे जैसे एक्सपर्ट हो जाओगे फिर हम भी नहीं बोलेंगे ये सब काम करो। बात समझे, ठीक है। तो यहां पे दो चीज कैलकुलेट करने बोला है, एक नंबर ऑफ एटम और दूसरा नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, यानी हमको गिवन मास दिया हुआ है जो कि कितना है, ठीक है। गिवन मास का अगर हम बात करें तो गिवन मास अपने को दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है देख के हमको बताना। गिवन मास है, हाँ, कितना दे रखा है, 8 ग्राम। दूसरा, अगर हम लोग को नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछा ना, नंबर ऑफ एटम तो समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल, ये हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। मोल जो होता है उसी को हम लोग ओल्ड टर्म में नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखते थे, ठीक है। तो गिवन मास तो इसका है 8 ग्राम, और इसका अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। अब वो हम प्रीवियस में भी बताए हुए हैं कि सेफ्टी के लिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट का एटॉमिक मास आप लोग को याद होना चाहिए, और नहीं तो काफी प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग जल्दी सा नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम को इस तरह के एन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, तो डिवाइड करते हैं ग्राम एटॉमिक मास से। गिवन मास का बात करोगे तो गिवन मास कितना है, 8। ग्राम एटॉमिक मास का बात करोगे तो 16, कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 आ जाएगा। यानी सबसे पहला क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया, जो कि था नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी मोल कैलकुलेट करने का। अब हम यहां से फिर क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम लोग मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। अगर हम मोल का बात करें तो मोल है 1/2, एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23, यानी नंबर ऑफ एटम कितना आ गया, 3.11 इंटू 10⁻23। और अगर कोई लास्ट क्लास में जैसे आप लोग को हम बताए थे कि इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए अप्रॉक्स 6 मान के चल सकते हो, तो अगर 3 इंटू 10⁻23 भी लिखे हो तो कोई तकलीफ नहीं है, आंसर सही है। कभी कभी ना जब एमसीक्यू में बात आए ना, तो इस ऑप्शन को ऐसे भी लिख देता है, ये Na को सॉल्व नहीं करता है। मोल कितना था, 1/2, ठीक है, तो इसको हम 1/2 Na भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी आप लोग को एमसीक्यू में ऑप्शन दिया जा सकता है, या फिर आप इसको 0.5 Na भी लिख सकते हो, ठीक है। तो या तो इस फॉर्म में लिखा हुआ रह सकता है, या फिर ऐसे दिखेगा, या फिर ऐसे दिखेगा। तीनों में से तीनों आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हम पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए। अब जल्दी जल्दी से हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो फिर से वही क्वेश्चन है, मोल कैलकुलेट करना है। तो गिवन मास 200 और कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास 40, ये कटा कितना आ जाएगा, 5, ये मोल हो गया। अब अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे बाबू, 5 मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मोल निकला है मेरा 5, और एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, Na। आप लोग Na का वैल्यू रख के सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। हम भी कर देते हैं, 5 इंटू Na क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम लोग इसको अप्रोक्स क्या मान सकते हैं, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 10⁻23, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻24, दोनों सही है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो तो 21 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। फिर से अगर हम बात करें नाइट्रोजन का गिवन मास है 21। अगर ग्राम एटॉमिक मास का बात करोगे तो ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, यानी मोल कितना आ गया, ठीक है, 3/2। अब अगर हम नंबर ऑफ एटम निकालना चाहे तो नंबर ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास, सॉरी मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 इंटू Na। आप लोग Na का वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 3/2 Na का बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अप्रॉक्स हम क्या मान सकते हैं, 6, तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, तो मतलब 9 इंटू 10⁻23, ये बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे बोला है 12 kg ऑफ कार्बन।
अब की बार गिवन मास ग्राम में नहीं है, किसमें है, केजी में। तो हम आप लोग को बताए थे कि गिवन मास हमेशा किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में नहीं है तो पहले इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बदल के देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पे दिया हुआ है 12 केजी ऑफ कार्बन, ठीक। तो अगर हम लोग इसका गिवन मास का बात करें बाबू, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, तो गिवन मास दिया हुआ है आप लोग को 12 केजी। इसको अगर ग्राम में चेंज करोगे तो 12 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि हम बोले थे कि अगर केजी को ग्राम में चेंज करना है तो सिंपली उसको 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अब अगर हम लोग मोल निकालना चाहते हैं तो गिवन मास जो कि है 12 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास 12, ठीक है। ये इसको कैंसिल होगा, मोल कितना आ जाएगा, 10 का पावर 3। और अगर कोई 12 रख के सॉल्व किए होंगे तो गलत हो चुका होगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम का, तो नंबर ऑफ एटम निकालने का सिंपल साधारण फॉर्मूला है मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देने का, एवोगाड्रो नंबर। मोल है 10 का पावर 3, एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब देखो ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, पावर को पावर के साथ ही कर लेते हैं। दोनों पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम, पावर को ऐड कर देंगे तो यानी आंसर क्या आएगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और 10 का पावर 3 यानी 10 का पावर क्या हो जाएगा, 26। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, तो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 71 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। तो चलो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। अगर हम 71 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम का बात करें तो ये दिया हुआ है ऑफ कैल्शियम, यानी इसका गिवन मास का अगर बात किया जाए तो इसका गिवन मास अपने को कितना दिया हुआ है, 71 मिलीग्राम। इससे काम नहीं चलेगा, इसको ग्राम में बदलना है। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये सारा काम हो गया, अब बस वैल्यू रख के सॉल्व करना है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास 71 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास यानी 35.5। ये बाबू कैंसिल होगा कितने बार में, 2 टाइम्स में, तो मोल आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3। ये मोल निकल गया। अब मोल निकलने के बाद हम नंबर ऑफ एटम इजीली निकाल ही सकते हैं, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na, यानी 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से। अब इसको अप्रोक्स 6 माना जा सकता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 12 इंटू, अब ये पावर वाला को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दो पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम, पावर को ऐड, तो -3 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 20। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ एटम निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग को कभी भी वेट देके नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम निकालने बोले तो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो कभी कभी जरूर कंफ्यूज करने के लिए नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ ग्राम एटम देगा, हम बार बार बोल रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम, मोल और एन तीनों सेम चीज है। पुराने टाइम में मोल को हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम बोल दिया करते थे। आज भी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो कहीं कहीं पे नंबर ऑफ ग्राम एटम का जिक्र किया हुआ है, और अगर नहीं ये सबको समझोगे तो फिर पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, पता ही नहीं चलेगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो कभी कभी ना हम लोग से नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए बोलता है और यूनिट को एमयू में देता है। अब इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी गलती हो सकता है बाबू। अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 100 MU ऑफ हीलियम, ठीक है। हम लोग को 100 MU ऑफ हीलियम में क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम। तो आगे से याद रखना, ये नोट पॉइंट लिख लो, ठीक। देखो लास्ट लेक्चर में हम तुम लोग को क्या बताए थे, अगर वेट देके नंबर ऑफ एटम पूछे, ठीक है, तो पहले वेट कन्वर्ट होता है मोल में, तब हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। अगर गिवन वेट एमयू में दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम निकाला जा सकता है। हम क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। अगर गिवन मास केजी में हो, ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, माइक्रोग्राम में हो, ये सब यूनिट में हो, और अगर आप लोग को वेट देके नंबर ऑफ एटम बोले तो सबसे पहले वेट को कन्वर्ट करना मोल में, और मोल कन्वर्ट होगा नंबर ऑफ एटम में। बट अगर गिवन मास एमयू में हो और आप लोग को नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है तो यहां पे डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम निकाला जा सकता है, ठीक है। तो नोट पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, इफ गिवन मास इज इन एमयू,
गिवन मास इज इन एएमयू। अगर गिवन मास एमयू में है देन नंबर ऑफ एटम कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। बात क्लियर है ना? अगर ग्राम में है तो पहले मोल कैलकुलेट करेंगे तब नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, मगर अगर गिवन मास एमयू में है तो उस केस में तुमको टेंशन लेने वाला कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हो ये जो है वो सारा केस हम किसके लिए कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना और उल्टा पुल्टा काम मत करना एग्जाम में। ये काम तभी होगा जब गिवन मास किसमें हो, एमयू में। तो गिवन मास अगर एमयू में है ना तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे, गिवन मास जो कि कौन सा यूनिट में होना चाहिए, एमयू में, इसको हम लोग डायरेक्टली किससे डिवाइड कर देंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। और एटॉमिक मास भी कौन सा यूनिट में होता है, एमयू में होता है। गिवन मास कितना है, तो गिवन मास है 100, और एटॉमिक मास का बात करें तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। दोनों का यूनिट एमयू है। एमयू एमयू कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 25। यही अगर हम 100 ग्राम बोलते ना तो ऐसा स्टेप नहीं कर सकते थे। अगर 100 ग्राम होता तो पहले उस 100 ग्राम वाला गिवन मास को 4 ग्राम यानी ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल निकालते और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके तब नंबर ऑफ एटम निकलता। क्या बात समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर गिवन मास एमयू में है तो मोल निकालने का कोई जरूरत नहीं होता है, डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। ठीक है, और वही गिवन मास एमयू के अलावा किसी दूसरे यूनिट में हो और नंबर ऑफ एटम निकालना है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि मोल, गिवन मास को मोल में बदलना होगा, उसके बाद नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा। अब वो कभी कभी यहां पे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, नीट 2020 में ही पूछा हुआ सवाल है। तो आइए हम लोग देखते हैं नीट 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोल, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर में बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, अब आराम से बात को समझो। यहां पे देखो सब का सब तुमको क्या दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है। ठीक है, बीच में एक मॉलिक्यूल आ गया, अभी मान लेते हैं ना ये भी एटम ही है। ठीक है, इसको भी एटम करके ही चलते हैं, आंसर लाने में आसानी होगा। ठीक है, और O2 नहीं, उसको O मान लेते हैं। तो सब का सब क्या दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है, और हमसे बोला कि किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, ठीक है, हम बता रहे हैं किसके लिए, एटम के लिए। अगर एटम का वेट देके आप लोग से पूछ ले कि किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा, तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, सबका मोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इसका मोल कैलकुलेट करें तो गिवन मास है 1 और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 108। ठीक है, तो ये मोल हो गया। नेक्स्ट इसका मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास 1, और अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास बात करोगे तो कितना होगा, 24। इसका मोल का बात करोगे तो गिवन मास कितना है, 1, और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। अगर इसका बात करें तो मोल जो होगा वो गिवन मास 1 और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है। अब जहां पे मोल ज्यादा होगा ना वहीं पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा। हम क्या कॉन्सेप्ट सिखाए, ये किसके लिए बात करें, अभी तक हम मॉलिक्यूल में नहीं आए हैं बाबू, मॉलिक्यूल में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, वो हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, अभी एटम पे है, एटम पे रहते हैं। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एटम का वेट दिया हुआ है और बोला कि किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम निकालने का कोई जरूरत नहीं है, तुम सबसे पहले मोल निकाल लेना, और जिसका मोल ज्यादा होगा ना वही नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा। अब देखो सब में अगर बात करोगे तो 1 1 1 सब में सेम है। ठीक है, नीचे का नंबर चेंज कर रहा है। तो देखो सेम नंबर को जितना छोटा नंबर से डिवाइड करोगे ना वैल्यू उतना बड़ा आएगा। जैसे देखो एक बार हम लोग 2 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 4 से डिवाइड करते हैं, और 2 को एक बार हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे वैल्यू कितना आया, 1, यहां पे वैल्यू कितना आया, 1/2, यहां पे वैल्यू कितना आया, 1/4। ठीक है, यानी सेम नंबर को जितना छोटा नंबर से डिवाइड किया जाए वैल्यू उतना बड़ा आएगा। तो देखो 108, 24, 16, 7 सबसे छोटा नंबर यही है। यानी हम बोल सकते हैं
कि जो सबसे ज्यादा एटम होगा वो किसमें होगा, डी में। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पे मोल अधिक है। मोल ज्यादा यानी नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है ना तो बैठ के मत कैलकुलेट करने लगना कि पहले मोल निकाले फिर नंबर ऑफ एटम फिर कंपेयर कर रहे हैं। एमसीक्यू में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया जाता है। सिंपली क्या करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मोल कैलकुलेट कर लेना, और मोल कैलकुलेट करने के बाद तुम सिंपली वहां पे क्या कर सकते हो, मोल कैलकुलेट करने के बाद तुम कंपेयर कर लेना कि किसका मोल ज्यादा है। जिसका मोल ज्यादा उसी में नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो लास्ट क्लास में हम एक फ्लो चार्ट बनाए थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन करने के बाद वो फ्लो चार्ट को यहां पे हम फिर से रिकैप करा देते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या किए, हम लोग कोई भी एटम लेते थे, इन केस ऑफ एटम, ठीक है। ये फ्लो चार्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये तुम्हारा एटम के लिए एप्लीकेबल है। तो किसी भी एटम का अगर आप लोग को वेट दिया हुआ है, ठीक है, और ये वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो अगर वेट दिया हुआ है तो ये वेट को हम इजीली किस में कन्वर्ट कर पाते हैं, मोल में कन्वर्ट कर पाते हैं। और मोल को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, तो मोल कन्वर्ट होता है नंबर ऑफ एटम में। यही हम लोग प्रोसेस किए थे। वेट को मोल में बदलने के लिए फॉर्मूला जो है वो था गिवन मास, इसको डिवाइड करते थे ग्राम एटॉमिक मास से। बस इतना याद रखना कि गिवन मास हमेशा ग्राम में होना चाहिए, और मोल को नंबर ऑफ एटम में बदलने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। इसके बाद हम आप लोग को यह भी सिखाए थे कि अगर हम वेट को नंबर ऑफ एटम में बदल सकते हैं तो नंबर ऑफ एटम को वेट में भी बदला जा सकता है। तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ एटम से पहले मोल निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम से आप लोग को मोल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ एटम, इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। और अगर मोल से वेट निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला था मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास से। तो ये था। तो एटम के केस में अगर वेट को, ठीक है, वेट दिया हुआ है तो वेट के मदद से क्या क्या निकाला जा सकता है, मोल, तब हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। इसी बात को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर वेट देके डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम पूछे तो नहीं निकाला जा सकता है, पहले वेट को मोल में बदलना होगा तभी हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुआ, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम को अगर मोल में बदलना है, सॉरी वेट में बदलना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम से मोल, तब हम लोग वेट निकाल सकते हैं। इस टाइप वाला जो क्वेश्चन है आगे चलने वाला, वो बहुत सारा आज हम लोग प्रैक्टिस कर भी लिए, ठीक है, कुछ पीवाईक्यू भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग फिर से ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग नंबर ऑफ एटम से वेट कैसे निकाला जाता है उस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे और कुछ मिसलिनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोग को आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो जाते जाते लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं, थैंक यू।